नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक और संवाद एट मयंक में आप सबका स्वागत है। आज हमारा पहला अध्याय है और जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम भारत की कहानी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए गए सर्वे में ये पता चलता है कि दुनिया में सारे जो नेता हैं उनमें नरेंद्र मोदी जैसा लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे इतना लोकप्रिय नेता कोई दूसरा नहीं है। देखिए, लोकप्रिय होना एक दूसरी चीज है, लोकप्रियता को बरकरार रखना ये ज्यादा बड़ी चीज है। और आज नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक जीवन जीते हुए करीब 2 दशक हो चुके हैं। तो इतने दिन लोकप्रियता बरकरार रखना, इसके लिए इसके पीछे कितना परिश्रम गया होगा, यह एक समझने का विषय है। यह लीडरशिप का विषय है, यह एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप का विषय है, यह गवर्नेंस का विषय है। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अजय सिंह जी। अजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है। प्रिंट मीडिया में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द टेलीग्राफ, गवर्नेंस नाउ, फर्स्ट पोस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टार टीवी, सहारा न्यूज़, इनसे वो जुड़े रह चुके हैं। अजय जी की पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, एक बेस्ट सेलर है। अजय सिंह जी वर्तमान में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेस सेक्रेटरी हैं। तो आइए अजय जी से जुड़ें और इस विषय पे चर्चा करें। नमस्कार सर। नमस्ते। संवाद एट मयंक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मोदी जी के राजनीतिक यात्रा को एक जर्नलिस्ट के तौर पे बहुत नज़दीकी से देखा है। कई पड़ाव हैं, किसी भी यात्रा के पड़ाव होते हैं, वैसे ही राजनीतिक यात्रा के भी बहुत पड़ाव हैं उनके। इन पड़ाव पे चर्चा करने के पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपनी पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी में लिखा एक बड़ा रोचक प्रसंग लिखा है 1986 में, जो अहमदाबाद में रथ यात्रा से संबंधित है। मैं चाहूँगा कि हम लोग इस पड़ाव की चर्चा के पहले उस प्रसंग के बारे में चर्चा कर लें, जहाँ मोदी जी का प्रत्यक्ष तो नहीं, शायद कुछ परोक्ष हाथ था। वो यात्रा के बारे में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, और वो यात्रा अगर आप अहमदाबाद जाए तो अभी भी वहाँ के जो ओल्ड टाइमर्स हैं वो याद करते हैं। स्वयंभू यात्रा उसको कहा गया। उस समय मोदी जी बीजेपी में नहीं थे, वो अभी आरएसएस में थे। बीजेपी में 1 साल बाद आए, वो 6 महीने बाद। लेकिन उस यात्रा में ये था कि एक वहाँ पे माधव सिंह सोलंकी का फेस था, जिसमें कि अहमदाबाद में रॉयट्स हुए। अमर सिंह चौधरी का फेस उसी कॉन्टिन्यूटी में आया था। और उसी कॉन्टिन्यूटी में ये हुआ कि जगन्नाथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है वहाँ पे हर साल। तो एक डिक्री हुआ, सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया कि ये यात्रा नहीं निकलेगी। उस ज़माने में हमारी उम्र के लोग तो जानते हैं, लेकिन नए बच्चे शायद नहीं जानेंगे। वो ये था कि मिल्क बूथ्स होते थे, जिसमें कि लोग जाते थे सुबह सुबह दूध लेने। सारे मिल्क बूथ्स पे एक पोस्टर आ गया कि यात्रा निकलेगी। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये यात्रा कैसे निकलेगी जब रोका गया है। लेकिन चूँकि उस यात्रा को लेके एक बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट था, तो लोग वहाँ पहुँच गए। जगन्नाथ मंदिर का जो पट था वो अपॉइंटेड टाइम पे खुला। पुलिस की गाड़ियाँ सामने थी, लेकिन अंदर से जो निकले वो हाथी निकले। वो जब हाथी निकले तो सामने हाथी, और उन्होंने एक धक्का दिया तो जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो साइड में हो गई, और वो हेल्प करने लगी यात्रा निकालने में। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो यात्रा पूरे शहर में निकली। वो चैलेंज था एक तरह से कि एक स्टेट में जहाँ 5 साल 6 साल से रॉयट्स लगातार हो रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल से आप सप्रेस कर रहे हैं किसी दूसरे सेंटिमेंट को, ये कह के कि मेजॉरिटी सेंटिमेंट है, इसको इग्नोर कीजिए। और यही वो वक्त था जबकि एक वहाँ पे माफिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इमर्ज किया, उसका भी जिक्र हमने इस बुक में किया है। तो लोगों पे एक सेंटिमेंट था और वो एक्सप्रेस हुआ इस तरह से। तो ये यात्रा थी जो अपने आप में एक रोचक टर्न दिया उसने।
और उसके बाद का प्रसंग इसमें देखिए, कभी भी ये एक्नॉलेज नहीं किया कि उसमें हाथ किसका था। मोदी जी चूँकि बीजेपी में थे नहीं, लेकिन एक किस्सा मुझे ज़रूर याद है कि जीना भाई दारजी एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। उन्होंने केशव भाई से पूछा कि भाई हमें ज़रा बताइए कि ये आपके यहाँ कौन है, नरेंद्र मोदी। तो कोई एक इवेंट था जिसमें कि ये सब लोग थे, तो नरेंद्र मोदी जी को केशव भाई ले गए और जीना भाई दारजी से मिलाए। कहते भाई आप हमें पूछ रहे थे ना, तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने इनको साइड में ले जाके काफ़ी बात की। अब वो बात क्या हुई हम नहीं जानते, लेकिन वो ये इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स थे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में बाद में डिफरेंट रूप में शेप किए। अब हम चले 1987 की ओर सर, जब गुजरात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस होते हैं। वैसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस बहुत सिग्निफिकेंस कहीं होल्ड नहीं करते हैं, बट गुजरात में काफ़ी इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी थी। और ये शायद मोदी जी का पहला, जिसको कहिए कि राजनीतिक यात्रा का पहला पड़ाव था, जहाँ से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। मैं जानना चाहूँगा कि इस कॉरपोरेशन इलेक्शंस के सिग्निफिकेंस के बारे में और उससे जुड़े जो मोदी जी के प्रसंग हैं, जिसके ज़रिए बीजेपी ने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू किया गुजरात में। क्योंकि सामान्य धारणा ये थी लोगों में कि गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन ऐसा था नहीं जितनी मेरी जानकारी है। समाजवादी स्ट्रीक थी वहाँ पे, ज़्यादा स्ट्रांग थी। आप अगर देखिए तो गुजरात में 90 तक बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, और नॉर्मली बीजेपी वहाँ वीक ही मानी जाती थी। 87 एक पहली बार आया जिसमें कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, और जहाँ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का इनका पीक दिखाई दिया। और अगर आप देखिए तो वो रेप्लिका इन्होंने हर जगह उसको फिर किया, रेप्लिकेट वही हुआ। वो ये था कि दो तीन चीज़ें एक साथ हुई। एक तो इनके दिमाग में बहुत साफ था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन, अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसको कोऑप्ट करना। उसकी वजह से आप देखिएगा तो सोशलिस्ट जितने भी अच्छे नेता थे उनको कोऑप्ट करके बीजेपी में आ गए थे वो। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो ये था कि इमिग्रेंट वोटर्स 20 सीट ऐसी थी जो कि बिहार के और यूपी के माइग्रेंट लेबरर्स थे जो कि वहाँ सेटल हुए थे, और नॉर्मली वो वोटर्स जो थे कांग्रेस की तरफ जाते थे। ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि एक 6 महीने के कंसिस्टेंट प्रयास से हुआ ये कि वो सारे के सारे वोटर बीजेपी के सपोर्टर हो गए, और वो 20 सीट सीधे बीजेपी को आ गई। ये एक बहुत बड़ा, तो रिशफलिंग ऑफ बेस, यानी हमारा जो बेस है वो तो है ही, लेकिन इमिग्रेंट जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी फैमिली से वोट लेना ये बहुत बड़ी बात थी। और बीजेपी एक अम्ब्रेला पार्टी वहाँ पे होके आई, और इवेंचुअली एएमसी इनके हाथ में आ गई। एएमसी जब हाथ में आई तो सिर्फ उस पे जीत पे ही ये नहीं रह गए। एक एक कॉरपोरेटर्स जो उस समय के थे, अगर आप उनसे अभी भी हैं उसमें से कई, एक तो हमने बुक में इंटरव्यू किया था जो बाद में देश के MOS होम बने थे, उनका नाम है हरीन पाठक जी। हरीन पाठक भी थे कॉरपोरेटर। तो हरीन पाठक हमसे बता रहे थे, कह रहे थे कि एक एक MLA, ये जो कॉरपोरेटर्स थे उनको बैठा के उन्होंने कहा कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमें एक आदर्श देना है गवर्नेंस का। और उसमें जो उन्होंने इनिशियल कुछ चीज़ें की वो क्या थी, तो गरीब लोग अपने डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने क्रेमेटोरियम बनाया जो कि फ्री में वहाँ पे आप लेके जाइए और एशेज़ लेके आ जाइए। ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे स्टेप था। उसके अलावा ये जो अनलॉफुलनेस था, मतलब जो लॉलेस वहाँ पे एक रॉयट्स की वजह से होता गया था, तो गरबा होता था तो उसमें इधर उधर के जो असामाजिक तत्व आ जाते थे,
पार्क पूरे के पूरे डेवलप किए गए और जिसमें ये कहा गया कि पूरे रात इस पार्क में गरबा होगा और वेमेन होंगी वहाँ पे, कोई मेल नहीं होगा। तो एक एश्योरेंस आया कि हम यहाँ पे सेफ्टी में गरबा हो सकता है, कोई असामाजिक लोग नहीं आएंगे, और वो इंश्योर किया गया। तो अचानक वो एएमसी का जो मॉडल था, वो गवर्नेंस का मॉडल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एक उसको लोगों को अट्रैक्ट किया, और वही मॉडल बाद में आप मतलब अगर देखेंगे तो पूरे स्टेट में चलता रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। सर वहाँ तब तक ये भी माना जाता था कि खाम करके एक समूह बनाया गया था, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम। ये वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस के साथ था, और शायद एक वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी अपने आप को जनरली जो पटेलों की पार्टी मानी जाती रही होगी या अपर कास्ट की पार्टी थी, वो असर्ट नहीं कर पा रही थी। ये जो कोएलिशन था, इसके ऊपर जिसको कहा जाए एक भाषा में कि इसको पार पाना, वो मोदी जी ने ऑर्गेनाइजेशनली कैसे किया? देखिए, एक तो ये था कि जब गवर्नेंस के कुछ आइडियल्स आपने सेट कर दिए तो आपके बारे में एक ये इमेज हो गया कि आप कास्ट के डिवीज़न से बाहर हैं। खाम दरअसल मदर और सिंधिया का, मदर और सोलंकी का था जी। तो सोलंकी साहब ने जब ये फॉर्मुलेशन दिया तो उसके बाद जो सीरीज़ ऑफ राइट्स हुए उसमें ये बहुत ज़्यादा वहाँ के समाज में एक्सेप्टेबल नहीं था। ये पहली बार वहाँ पे लगा कि जैसे डिवीज़न हो रहा है, तो लोग उसके अगेंस्ट थे बाय एंड लार्ज। दूसरा, जब अहमदाबाद में आपने अहमदाबाद और भी कुछ कॉरपोरेशन इलेक्शन आपने जीते और एक ऑल्टरनेटिव मॉडल आप देने लगे तो कास्ट ट्रांसेंड हो गया। और दूसरा, सोशलिस्ट जो थे, पटेल उसमें ज़्यादा थे, और अगर आपको याद हो तो चीमन भाई पटेल जो कि कांग्रेस में जाते थे फिर समाजवादी तरफ चले जाते थे, दोनों तरफ जाते थे। तो चीमन भाई के साथ अलायंस हुआ। हालांकि कहा यह जाता है कि 90s में अगर अलायंस ना भी होता तो बीजेपी बहुत अच्छे नंबर में आती, क्योंकि 90s तक एक इम्प्रेशन बन गया था कि ये पार्टी एक अलग है जो बाकी पार्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है। चीमन भाई की अपनी अच्छी इमेज नहीं थी, उनके बारे में करप्शन के कुछ बातें होती थी, तो लोगों को ये लगता था कि कोई साफ सुथरा पार्टी जो है वो बीजेपी है, और इस इमेज पे वो बिल्ड करते गए। जी सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में धीरे धीरे मोदी जी का जैसे कि एक उद्भव होता रहा। इसी बीच दो यात्राएं आई जो आपने बहुत नज़दीकी से देखी हो, यात्राओं को ज़रूर कवर किया होगा। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी राम जन्मभूमि के लिए, दूसरी थी मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा, जिसमें वो लाल चौक जा कर के तिरंगा फहराना उनका उद्देश्य था। दोनों में ही कहा जाता है कि मोदी जी का ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बहुत अहम योगदान था। तो आपने इस योगदान को एज जर्नलिस्ट सर कैसा ऑब्जर्व किया था? इसका जिक्र हमसे आडवाणी जी ने किया था एक बार कि जब गुजरात में वो गए सोमनाथ में, तो बिरावल एक जगह है, तो वहीं से सोमनाथ जाते हैं, तो वहाँ पे जब शहर में आप देख रहे थे तो ये लगा कि शहर में कोई झंडे वंडे तो लगे नहीं हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। तो इनका जो जवाब लोगों ने बताया वो ये था कि भाई आपको झंडे देखने हैं या आपको देखना है कि रैली ठीक हो या जो यात्रा जाए वो सफल हो। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब सुबह यात्रा निकली तो जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह की यात्रा को प्लान किया गया था, सारे वो रास्ते लिए गए जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, और वहाँ पे लोगों को इतना मोबिलाइज़ किया गया, ट्राइबल एरिया और इस तरह से होते हुए निकाला गया यात्रा, और एक एक माइन्यूट ऑल्टरनेटिव रूट्स की थी प्लानिंग जो थी, वो ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या होंगे ये भी थी। अब उसमें आडवाणी जी ने एक किस्सा बताया कि जब गुजरात में वो लेग कंप्लीट हुआ तो प्रमोद महाजन जी उनके साथ थे। तो प्रमोद महाजन जी ने उनसे कहा कि देखिए गुजरात की साइकोलॉजी अलग है, महाराष्ट्र में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि जब वो महाराष्ट्र पहुँचे
तो महाराष्ट्र में भी उसी तरह का रिस्पांस मिला और उसने सेट किया पूरे कंट्री में इस यात्रा के लिए रिस्पांस। तो वो यात्रा आपको तो याद ही होगा कि वो यात्रा अपने आप में बहुत ज़बरदस्त उसका रिस्पांस रहा और एक तरह से यूँ कहिए कि वो एक फाउंडेशन स्टोन रहा बीजेपी के आगे बढ़ने के लिए। सर, अब ऑर्गेनाइजेशनली मोदी जी बीजेपी को उठा रहे थे गुजरात में, धीरे धीरे बीजेपी उठ रही थी। फिर 1995 के आसपास शायद एक तरह से उनका गुजरात से निष्कासन होता है, राजनीतिक निष्कासन होता है, जिसको वनवास कहा जाता है, राजनीतिक वनवास। दिल्ली भेजे जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी बना करके भेजे जाते हैं। तो ये कारण क्या था कि उनको गुजरात से दिल्ली भेजा गया, और जिसको पॉलिटिकल सर्कल्स में एक तरह से निष्कासन ही माना जाता है एक प्रांत से दूसरी जगह के लिए। दिल्ली वो आए थे तो जनरल सेक्रेटरी होके नहीं आए थे, सेक्रेटरी होके आए थे। और गुजरात में दरअसल अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जो पर्सनल एम्बिशंस थे वो आपस में जो लेजिस्लेचर पार्टी में लोगों के काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे थे। और इनका एक जो हमें लोगों ने बताया है, क्योंकि इस बुक को लिखने में हमने काफ़ी लोगों से बात की थी, तो कह रहे थे कि ये फॉर्म थे एक चीज़ पे कि जो मॉडल एएमसी का था वही मॉडल यहाँ रहेगा। और एक तरह से ट्रेनिंग, एमएलएस को ट्रेनिंग, मिनिस्टर्स को ट्रेनिंग हम लगातार देंगे। और ट्रेनिंग, इनका कहना था कि ट्रेनिंग इज़ अ साइंस, मतलब ट्रेनिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो वेस्ट जाती है और आपको एक किसी धारा में रखती है। वहाँ पे कुछ ऐसा लगने लगा कि ये कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करने लगे। और आपको याद होगा वो किस तरह से शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल और ये सब हुआ। उसमें वाजपेयी जी गए थे, वाजपेयी जी के साथ एक कोई डील हुई जिसमें ये हुआ कि भाई मोदी जी बाहर रहेंगे, वहाँ पे स्टेट में नहीं रहेंगे। तो एक तरह से आप सही कह रहे हैं, वो एग्ज़ाइल था। और वो एग्ज़ाइल 95 में, अब 94 के एंड में आया था और वो 2001 तक रहा जी। और उस एग्ज़ाइल में इन्होंने बहुत काम किया। उस एग्ज़ाइल के दौरान, मतलब आप देखिए ना, एक आदमी अपने यहाँ अच्छा काम कर रहा है और उसको एग्ज़ाइल दे दें, लेकिन उसको शांति से आप एक्सेप्ट करके दिल्ली में किसी एक छोटे से रूम में आप रह के और उसको कर रहे हैं। और फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के स्टेट को आप देखें और वहाँ पे विक्ट्री आए, तो वहाँ फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का इनका सामने आया जी। तो वो हमने इस बुक में वहाँ के लोगों से बात करके लिखा है, जिसमें कि किस तरह से वो कंप्यूटर लेके जाते थे और अपने ऑफिस में इंसिस्ट करते थे कि आप कंप्यूटर यूज़ कीजिए और कंप्यूटर में डेटा रखिए। और डेटा में आपके जो वर्कर्स होंगे उनके नाम होंगे, उनके एसेट्स भी होंगे। यानी अगर उनके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल, कार है तो कार, जिससे कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम टाइम पे यूज़ कर लें। ये चीज़ दोनों स्टेट में पहली बार हुई। और भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए। औरतों को, महिलाओं को अगर आप देखें तो हरियाणा में 96 के इलेक्शन में 98 या 99 का है, 96 नहीं था, 99 का इलेक्शन जो था, उसमें वो कारगिल वॉर हो चुका था और उसमें सुधा यादव जी थी, तो उनको लाई क्योंकि वो मार्टायर थे उनके हस्बैंड, तो उनको लाए। कई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और किए। हिमाचल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें जो इस्टेब्लिश्ड लीडर थे शांता कुमार, उनको हटा के प्रेम कुमार धूमल जी को लाए। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि बहुत ही सफल एक्सपेरिमेंट हुए। फिर 2001 के आसपास गुजरात बीजेपी में कुछ हलचल होती है, मेटाफोरिकली भी कहा जा सकता है गुजरात में कुछ हलचल होती है, जिसकी वजह से इनको वापस लाया जाता है सर, मुख्यमंत्री बना करके। तो ये अचानक ये बदलाव आने के पीछे कारण क्या? वो 2001 का जो हलचल था ना, उसमें वो कोई ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि एक फटीग फैक्टर केशु भाई पटेल जी के साथ सेट इन हो गया था। वाजपेयी जी और आडवाणी जी दोनों ने ये डिसीज़न लिया कि वहाँ चेंज करना है।
और चेंज करने में एक जो नेचुरल नाम आया वो इनका नाम आया। जी। तो बल्कि स्टार्टिंग में तो ये हेजिटेंट भी थे, जो लोगों से पता चलता है वो हेजिटेशन भी था, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये वहाँ गए। और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री है, आप देख रहे हैं। बट ये चेंज ओवर जो रहा होगा सर, मैं ये सोच रहा था आपकी बात सुन के कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का काम करते करते अचानक गवर्नेंस का काम करना, लगता है दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो ये इन्होंने शुरुआत के दिनों में कैसे मैनेज किया? वो एक सीखने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। वो आज तक आप देख रहे होंगे, इस एज पे भी वो जिस तरह से इवॉल्व करते हैं, वैसा हमने अपने जर्नलिज्म के टाइम में बहुत लोग को देखा है, लेकिन इवोल्यूशन का इतना क्षमता हमने किसी की नहीं देखा, गांधी जी को छोड़ के। गांधी जी में थी ये क्षमता, लेकिन अदरवाइज कोई पॉलिटिकल लीडर हमें इस तरह का नहीं दिखाई देता है जो कि लगातार सीखता हो और अपने को अपडेट करता हो। तो उसका एग्जाम्पल ये था कि जब ये गए वहाँ पे तो ये कोई सीएम के हाउस में नहीं रहे, गेस्ट हाउस में रहे। और गेस्ट हाउस में उनको जो 2 फ़ोन की ज़रूरत थी वो फ़ोन थे, कंप्यूटर था, एक मेज था, और फाइल कैसे पढ़ा जाए ये अफसरों से पूछ लेते थे कि अच्छा, क्योंकि फाइल आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था, इवन आप एमएलए भी नहीं रहे हैं जी, तो इस पे कोई शर्म नहीं थी कि हम कैसे पूछें कि अच्छा बताइए ये क्या होता है। और ये हमें ऑफिसर्स ने बताया जी कि वो आराम से पूछते थे कि अच्छा इसको कैसे करते हैं, और फिर वो देखते थे। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग की कुछ ऑफिसर्स के साथ आईआईएम इंस्टीट्यूट में जाके, और पीछे बैठ जाते थे और सारे ऑफिसर्स से कहते थे कि आप लोग देखिए और आप लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कीजिए। और फिर उस ट्रेनिंग के बाद कुछ निकलता था तो ये उसको नोट करके और फिर कहते थे कि इसमें ये इम्प्लीमेंट करिए। तो इस तरह से गवर्नेंस के जो रोप्स थे वो साइलेंटली सीखना, ये क्षमता हमने कोई और चीफ मिनिस्टर हमें नहीं समझ में आता है जिसने इस तरह से सीखा हो और सीख के अपने को इवॉल्व किया हो। जी। तो ये एक स्किल थी जो उनकी अभी तक मेंटेन है, जो अभी तक भी हमने देखा है कि आप देखिए ना, एक आदमी जिसको लेजिस्लेचर का एक्सपीरियंस नहीं है, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, वो किस तरह से इवॉल्व होते 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 डिप्लोमेसी में आज इंटरनेशनल सीन पे वो मतलब डोमिनेट करते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत क्षमता है जो कि शायद गॉड गिफ्ट होगा। सर, फॉरेन पॉलिसी पे जो इनका एवोल्यूशन है वो सही में रिमार्केबल एक है, जिसको कहा जाए कि मतलब शायद जब वो बने मुख्य प्रधानमंत्री तो शायद ही किसी को विश्वास रहा हो कि फॉरेन पॉलिसी वो इतने अच्छे से हैंडल कर लेंगे। बट कई लोग को शक था और कई लोग को ये लगता था कि वो एडवाइस करेंगे, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि आप एडवाइस के बाहर, क्योंकि मुझे याद है कि जब सार्क के नेशन जब फर्स्ट इनका हुआ था तो सार्क के नेशन के लोग आए थे जी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश सब लोग आए थे, नेपाल। तो जो एमईए की ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल से जाती है कि आप राइट से जाएंगे, लेफ़्ट से जाएंगे, वो एक होता है जी। और ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो उसी के हिसाब से होती है। तो कुछ लोगों ने ब्रीफ करना चाहा तो, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से किया और वो अपने आप में बहुत ही अच्छी मीटिंग मानी गई, सफल मीटिंग थी जी। 2014 में सार्क के लोग आए थे और शायद इसमें 19 में इसके आसियान के लोग थे जी। तो इस तरह से हेड ऑफ़ द स्टेट्स को इनवाइट करना और हेड ऑफ़ द स्टेट से, और वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स कोई ऐसा नहीं है कि जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो छोटी कंट्रीज़ से भी उतना ही संबंध जो कि डेवलप्ड नेशन है जी। तो ये बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करना ये बड़ा आसान नहीं होता है जी। तो ये किया है, तो वही हम जो कह रहे हैं कि वो जो क्षमता है सीखने की वो अद्भुत है। नहीं सर, आपने जैसे कहा बाउंड्री को ट्रांसेंड करना, सर वो मुझे याद आ रहा है 2015 में जो नवाज शरीफ के यहाँ
अचानक ये अफगानिस्तान से लौट रहे थे, रुकते हैं, पाकिस्तान को एक आउटरीच करते हैं। आउटरीच का नतीजा अच्छा नहीं लगा है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग इशू ही है, उस पर तो चर्चा नहीं करनी है हमें सर। बट वो एक लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, और 2 दिन पहले उनका एक और संदेश पाकिस्तान को कि अब आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, आप अपना अपने को देखिए और हम अपने को देखें। आप मतलब एक तरह से इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। खैर सर, हम वापस आते हैं उनकी यात्रा पे, नहीं तो हम भटकते रहेंगे क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। सर 2002 अभी गवर्नेंस में आए हुए मुझे लगता है कि 5-6 महीने हुए होंगे इनको एज चीफ मिनिस्टर। तब तक साबरमती एक्सप्रेस गोधरा कांड, और पूरे देश में जिसको कहिए कि इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया का प्रेशर, वहाँ लगातार चलते दंगे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कुछ एरियाज़ में। तो वो यात्रा कैसी रही सर? क्योंकि एक समय ऐसा है कि वाजपेयी जी ने भी, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी राजधर्म की बात की, संभवतः अरुण जेटली जी को भेजा गया था इनका इस्तीफा लेने के लिए। वो जिसको कहिए ना कि सर एक नेता की पीड़ा कैसी रही, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ उनका, उसको आप किस तरह तौर पे देखते हैं? देखिए, ये जो गोधरा कांड हुआ था ना, ये इनके टेक ओवर के इमीडिएट बाद हुआ था। कोई ज़्यादा दिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी नहीं था। और अगर आपको याद हो तो उस समय बीजेपी की सरकार यहाँ पे भी थी, एनडीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार एमपी में थी। तो फोर्सेस ओवर स्ट्रेच हो गई थी, क्योंकि गोधरा की जो घटना हुई थी, ट्रेन में जो लोगों को वो किया गया था, वो असाधारण थी जी। और उसके रिएक्शन को लोग फियर कर रहे थे कि रिएक्शन होगा, और सोशल लेवल पे वो रिएक्शन हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेट था, नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय मध्य प्रदेश से हेल्प मांगी गई, मध्य प्रदेश ने हेल्प नहीं दी। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोग जब बोलते हैं तो ये लगता है कि उस समय हेल्प मांगा गया था कि भाई आप वहाँ से फोर्स भेजिए, तो इनकार कर दिया गया था। बाद में सेंट्रल फोर्सेस, चूँकि कारगिल के बाद उस समय 2001 के आसपास, अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन भी चल रहा था, इसमें पराक्रम ऑपरेशन, तो सारी फोर्सेस भी वहाँ पे थी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को बताते हैं कि जो फोर्सेस ने गोली चलाई थी सप्रेस करने के लिए रॉयट्स को, उसमें बहुत हिंदूज मारे गए जी, उनके नंबर बहुत थे जी। ये बात लोग नहीं बताते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूर है इसमें कि रॉयट्स कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, और नहीं कोई होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन एक एफर्ट जो होता है, और एफर्ट को एकदम से इग्नोर कर दे, कॉम्प्लिसिटी में उसको टर्न कर दे, वो थोड़ा सा हमें लगता है कि वो जाती है। और इन्होंने उसको फेस किया लगातार। ये फेस किया उन्होंने 2002 में भी, 2007 में भी, और इवन आज तक वो एक इमेज ऐसी लोगों ने बैठाई है कि उससे वो निकल ही नहीं पाते हैं, और वो आपको ब्रांड कर देते हैं, ब्रैकेट करते हैं सिर्फ एक उसी इंसिडेंट से जी। जबकि आप देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत में बहुत सारे और दंगे हुए हैं जी। महाराष्ट्र में बहुत ख़राब हुए थे रॉयट्स, और शरद पवार जी थे। ये इमेज उन पे नहीं चिपकी जी। और भी लोग चीफ मिनिस्टर रहे, एनडी तिवारी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत दंगे हुए थे जी। वो इमेज उन पे नहीं चिपकी। तो ये जो एक जानबूझ के आप किसी को ब्रांड करते हैं ना, उससे कुछ होता नहीं है। उससे बस यही होता है कि लॉस होता है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी आदमी के बारे में रॉन्ग हो जाती है, और वो पूरे समय उसको रॉन्ग समझते हैं, उसको एक सर्टेन प्रिज्म से देखते हैं, जिससे शायद देखने की ज़रूरत नहीं है जी। सर अब थोड़ा सेंटर की ओर चला जाए हम लोग, क्योंकि तो काफ़ी लंबी यात्रा है और बहुत कुछ करते रहे। 2013 में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है गोवा की, तब तक मोदी जी कहीं ना कहीं एक फीलिंग डेवलप हो रही थी, परसेप्शन बिल्डअप हो रहा था कि, क्योंकि 2009 में काफ़ी एक डिज़ास्ट्रस परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा था। यूपी तक में 10 के आसपास सीटें थी, बहुत 19% शेयर था वोट का। लेकिन विरोध अंदर पार्टी से ही शुरू होता है और शीर्ष से ही शुरू होता है। वो जो एक दौर रहा होगा सर, जहां इनको लीडर, एक तरह से नेशनल लीडर अपॉइंट किया गया,
विरोध के बाद, अपनी ही पार्टी के अंदर विरोध के बाद, वो दौर कैसा था और उसके पीछे विरोध के कारण क्या थे? तो गोवा में मैं था जब ये हुआ था, तो गोवा में बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ें इस तरह होती नहीं हैं, लेकिन वो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहे जिसमें कि आडवाणी जी आए नहीं जी। और लेकिन उसके बाद भी देखिए वहीं पे अंतर हो जाता है। जो लोग आरएसएस और बीजेपी को समझने की भूल करते हैं कि इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और ये गोवा के एग्जीक्यूटिव में साफ हो गया कि अगर कोई नहीं भी है तो अगर एक पार्टी का डिसीज़न है कि चेयरमैन कैंपेन कमेटी बनाना है तो वो बनाएंगे जी। ये अंतर संगठन और इंडिविजुअल का वो शायद बाकी पार्टी के लोग नहीं समझ पाते, और जो लोग आरएसएस को और बीजेपी को एक सर्टेन प्रिज्म से देखना चाहते हैं, ये उनकी समस्या है जी। ये मेरे आँख के सामने की घटना हुई और वहाँ पे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हुए और राजनाथ जी अध्यक्ष थे। और मुझे याद है कि वो जब स्पीच हो रही थी वहाँ पे, तो उसमें होता ये है कि अध्यक्ष बाद में बोलता है, तो मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ तो राजनाथ जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, नेता बाद में बोलेगा और जिसको लोग सुनना चाहते हैं नेता हैं वो, और हम जानते हैं, इसलिए वो पहले बोलेंगे। जी। तो वहाँ ये तय हो गया कि आने वाले इलेक्शन का नेता कौन है। और फिर आपको याद होगा कि फॉर्मली प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जब बीजेपी का यहाँ पे वो हुआ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसमें डिक्लेयर हो गए। तो इस तरह से हुआ था वो। सर, आरएसएस बीजेपी के कोर एजेंडा में 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक, ये सारे मुद्दे रहे हैं, शुरुआत से ही रहे हैं। अब ये सारे मुद्दे करीब करीब पूर्ण हो चुके हैं। 2024 एंड ऑनवर्ड्स विकसित भारत की बात हो रही। खैर, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए, फिर भी लुकिंग फॉरवर्ड अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, एक हम आपको बताएं, मैं दरअसल मेरे सामने बीजेपी का ये वाला डेवलपमेंट हुआ तो मैं काफ़ी क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व करता रहा, और हमने एकेडमिकली भी उसको समझने का अटेम्प्ट किया है। कितना समझे हम नहीं जानते, लेकिन कोशिश की। क्रिस्टोफ जेफरलो जी, उनकी राइटिंग आपने पढ़ी होगी, आज बहुत एंटी बीजेपी लिखते हैं, लेकिन मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, बहुत पहले की बात है, ये करीब 15 साल पहले की बात है। तो उनसे जब इंटरव्यू करते में हमने पूछा कि मान लीजिए कि बीजेपी का एजेंडा इवेंचुअली क्या होगा, और मैं उनको रेफ़र कर रहा हूँ जानबूझ के, कि उन्होंने कहा था कि देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा होगा वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म एंड डेवलप्ड इंडिया। तो एक फॉरेन ऑथर की ये समझ में आ रहा था कि विकसित भारत जी, उससे डाइवोर्स नहीं होगा। तो आरएसएस का जो एजेंडा है या बीजेपी का जो एजेंडा है वो एक विकसित भारत का ही है, और वो विकसित भारत सबके लिए होगा। जी। तो ये एजेंडा हमारे ख्याल से आने वाले टाइम में, क्योंकि मान लीजिए 370 तो हो गया जी, राम जन्मभूमि हो गया, तो बाकी एजेंडाज तो कल्चरल एजेंडाज हो सकते हैं, कुछ आपके आइडेंटिटी के एजेंडाज हो सकते हैं, लेकिन विकसित भारत एक ऐसा एजेंडा होगा है जो कि देश का है। और आपने देखा होगा 2047 तक एक जो कल्पना की गई है कि डेवलप्ड इंडिया होगा, ये उसको समराइज करता है। इलेक्शन के समय पार्टी में एक्सोडस भी बहुत हो रहा है बीजेपी में, हर प्रांत में। करीब करीब लगता है कि एक समय तो लगा कि विपक्ष कुछ सही में विपक्ष विहीन भारत न हो जाए, इतना ज़्यादा एक्सोडस था लीडर्स का। सर, इसको लेकर के बीजेपी सपोर्टर्स के मन में भी एक शंका है, मुझे लगता है बीजेपी के काडर के मन में भी शंका होगी कि ये बीजेपी की जो एक स्थिर अभी तक एक इनकी छवि रही है कि स्थिरता रखते हैं, ये इन्हें बहुत ज़्यादा आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स नहीं होती है, ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? सर,
आगे चल करके भाजपा को? देखिए, कोई भी काडर पार्टी में जब इस तरह का एक्सपेंशन होता है ना, जो कि मास का ज़बरदस्त एक्सपेंशन होता है, तो उसमें कई फोर्सेस आती हैं जिस पे लेके काडर को ऑब्जेक्शन होता है। लेकिन वो हमारे ख्याल से वो नेचुरल प्रोसेस जो एसिमिलेशन का होता है राजनीतिक, वो है। कांग्रेस में भी जब गांधी जी के टाइम में जब मास एक्सपेंशन हुआ, तो अगर आपको याद होगा तो जिना से लेके सब लोग को ऑब्जेक्शन क्या था कि इतना मैसिव एक्सपेंशन क्यों कर दिया। हम अच्छा बोला अंग्रेजी बोलते थे, अपनी भाषा में बात करते थे और अपने ही लोग थे, तो लेकिन वो एक्सपेंशन फिर वो छोटा सा रहता। तो जब भी पार्टी बढ़ती है तो इस तरह की एंगुलरिटीज़ आती हैं, उसमें कई बार हो सकता है कि जेन्युइन लोगों की समस्या हो, पर उससे कोई डर के एक्सपेंशन ना करे, ऐसा तो होता नहीं है और ना ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए पार्टी में वो एंगुलरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो बाकी पार्टीज़ का हश्र होता है वो इसका भी होगा। मान लीजिए कोई पार्टी अगर डेविएट कर जाती है, जो उसके बारे में परसेप्शन है उससे, तो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। पर एक्सपेंशन इस डर से ना रोका जाए कि हमें फ्यूचर में रिजेक्शन होगा, वो थोड़ा हमें लॉजिकल लगता नहीं है। लोगों का भय रहता है सर। आखिरी सवाल, जिसके दो पार्ट रखना चाहूँगा सर। एक तो सवाल की कल्ट, द मोदी कल्ट, कि मोदी ही सर्वोपरि है, ये परसेप्शन है सर, बिल्डअप किया जाता है। पार्टी के अंदर क्या है ये हम लोगों को नहीं पता सर, कि मोदी कल्ट है, तो मोदी के बाद एक दिन वो पार्टी को इवॉल्व करना पड़ेगा, तो किस परिस्थिति में रहेगी इस कल्ट के जरिए। दूसरा जो पक्ष है सर, वो कहीं कल्ट से ही आता है कि डिक्टेटोरियल टेंडेंसी, कि अब अगला चुनाव नहीं होने वाला है। आपने क्योंकि ये यात्रा देखी है सर, और कहीं ना कहीं इनको एज एन इंडिविजुअल भी ऑब्जर्व किया है, आपको इन दोनों विषयों पे क्या कहना होगा? देखिए, कल्ट तो हम आउटराइटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कल्ट इंडिया में हो भी नहीं सकता है। कल्ट फिगर जो होता है वो जैसे नॉर्थ कोरिया में है जी, कल्ट फिगर तुर्कमेनिस्तान में हो सकता है लेकिन इंडिया में कल्ट नहीं होता है। मोदी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लगातार इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं। पिछले 23 साल की यात्रा आपके सामने ओपन बुक है, जिसमें कि कई बार इलेक्शन कई स्टेट में बीजेपी हारी भी है जी। तो अब इसको कल्ट से कंपेयर करना, वो हमें लगता है कि वो शायद जाती होगी। वो कल्ट तो है भी नहीं, और बल्कि हमें जहाँ तक समझ में आता है कि अगर आप उनसे खुद बात करिए तो वो अपने को करिश्मेटिक भी नहीं मानते। करिश्मेटिक जो अटल जी में करिश्मा था, वो हमारे ख्याल से बीजेपी के किसी और जो नेता में नहीं है। मोदी जी का अगर आप डेवलपमेंट देखें तो वो ट्राइड है, टेस्टेड है। जनता लगातार उनको टेस्ट करती रही है, और वो इलेक्शंस के जरिए, और इलेक्शन वो जीतते रहे हैं। और इलेक्शन पूरी तरह से जो प्रोसेस होता है, वैसे कोई अपोजिशन आप देख लीजिए, अपोजिशन जितना गाली देता है जी, जिस तरह से अटैक करता है, अगर कोई डिक्टेटर होता तो क्या ऐसे अटैक होता है? डिक्टेटर का वो भी इस तरह के नहीं, नॉर्थ कोरिया या बाकी जो कंट्रीज़ का हमने नाम लिया जी, वैसा नहीं, लेकिन एक थोड़े से आई थी इंडिया में, वो इंदिरा गांधी थी। और वो जो 14 महीने थे जी, वो कैसे बीते हैं वो ज़रा याद कर लीजिए। उसमें लोग जेल गए थे और किस तरह की स्थितियां थी। तो डिक्टेटर वहाँ पे मतलब वो एक फेज़ हमने देखा है। उसके बाद इंडिया में कोई डिक्टेटोरियल टेंडेंसी का स्कोप ही नहीं है जी। ये डेमोक्रेटिक स्पेस है। उस स्पेस में एक बार आप हो सकता है कि आपके वोट्स बहुत अच्छे आएँ। कांग्रेस उस वाली स्थिति पे रही है और बहुत साल रही है, आज़ादी के बाद लगातार रही है। लेकिन कांग्रेस को डिक्टेटर सिर्फ इंदिरा गांधी के फेज़ में कहा जाता है, नेहरू के फेज़ में भी नहीं कहा जाता है, जबकि उनके में उन्होंने खुद अपने लेख में लिखा है कि उनके अंदर वो था जी। खैर हम इस पे नहीं जाएंगे जी।
पर हमारा कहना ये है कि डिक्टेटर जो लोग कहते हैं ना, वो शायद जानबूझ के ये कहते हैं, वो भी असलियत जानते हैं कि डिक्टेटर रिजीम में डिक्टेटर को डिक्टेटर कह के आप रहते नहीं हैं। तो इंडिया में तो वो संभव ही नहीं है। मोदी जी आपके सामने इलेक्शन, उन्होंने सारे इलेक्शन जीते हैं। तो एक बार मैंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था गुजरात के संदर्भ में कि आपको मालूम है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप कॉन्सेंसस मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा मुश्किल है, 60-40 अगर मेजॉरिटी हो, यानी 60-40 पे वोट हो, 60 हमारा हो 40 दूसरे का हो, तो आप कहते हैं कि ठीक है। अगर 80-20 हो तो आपको क्या दिक्कत है, तब आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चर्ड है। तो 80-20 भी वो उतना ही सही है जितना 60 और 40। तो ये नई नई लोग थ्योरी निकालते हैं इसको डिफाइन करने के लिए, ये जो फेनोमेना है। लेकिन हमारे ख्याल से लोग अभी भी सीरियसली, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट हैं, उनको अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। और शायद वो जितनी जल्दी समझे उतना अच्छा है, और उसको एनालाइज करने में उनको अच्छा रहेगा। वो ये बोल के ये लेज़ी एक्सप्लेनेशन है जो कि हमारे ख्याल से उसका स्कोप नहीं है। मैंने पिछली बार का आखिरी सवाल है, लेकिन सर इस बात से एक सवाल और निकल आया सर। आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के कैप पहन करके सर, ये लोकप्रियता जी मोदी जी की है, खास करके मैंने जैसे देखा सर महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं सर। जो यंगर जनरेशन है, जो अभी शायद वोट देने की एज में नहीं है, बट कुछ दिनों में हो जाएगा, उनमें बहुत है, और गरीबों में। इस लोकप्रियता के पीछे कारण क्या है? नहीं, लोकप्रियता देखिए हवा में नहीं आती है। आप स्टार की जो लोकप्रियता होती है वो पिक्चर से आती है। वोट मांगने जाते हैं तो नहीं आती है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में जी। अब देखिए ना कि कोई स्टार जो होता है, वो जब फिल्म में वो एक्टिंग, वो जब रियल लाइफ में वोट मांगने आएगा तो उसको नहीं मिलेगी। लेकिन वोट मांगने जब कोई आता है, और महिलाओं में और कहीं पे भी अगर वो लोकप्रिय है, तो ये मान के चलिए कि उसने लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। तो बेसिक बात है, जो टेस्ट है आपका वो ये है कि पीपल्स एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन, उसको आप मीट कर रहे हैं। और ये कंसिस्टेंटली 23 साल मीट करना, इसीलिए मैंने आपसे जैसा पहले कहा कि हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग ये फेनोमेना होते देख रहे हैं। शायद इसका इम्पैक्ट हमें आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन 30 साल बाद जो लोग आएंगे और वो देखेंगे तो कहेंगे कि ये हुआ क्या था। जी सर, इस लाइन के साथ जो आपने कही कि वी आर लिविंग थ्रू एन इपॉक मेकिंग टाइम और फिनोमेना है सर, इसी लाइन के साथ मैं इस संवाद को समाप्त करना चाहूँगा सर। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपसे बात करने का। आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद सर। रेडी। तो इस वार्ता से आज हमें यह पता चला कि हम कितने ट्रांसफॉर्मेटिव समय में जी रहे हैं। अजय जी ने कितनी बखूबी से हमें नरेंद्र मोदी की इस राजनीतिक यात्रा के विविध पहलुओं के बारे में बताया। अब आप हमें बताइए कि आपको ये सारी वार्ता कैसी लगी। आप कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट छोड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे भारत की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित न रहे, दुनिया तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।